तीसरा नियम आयुर्वेद का है वो ये कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले पानी पीना, ब्रश नहीं करना, पहले पानी पीना। ब्रश रात को करके सोना, पहले रात को ब्रश करके सो जाना, सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना, मुंह में उंगली नहीं डालना, पानी पीना। क्योंकि रात को जो स्लाइवा मुंह में जमा हुआ है लार, ये अंदर जाना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह का मुंह का जो लार है ना, ये सबसे ज्यादा कीमती होता है। आपको माहिती है अमेरिका में मुंह के लार को बेचा जाता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बिजनेस करती है मुंह के लार का। और हमारे देश में जैसे शैम्पू का सैशे मिलता है ना, अमेरिका में लार का सैशे मिलता है 5 मिलीग्राम 10,000 रुपए का। मैंने उस कंपनी को कांटेक्ट किया था, पूछा था कि ये कहां से आप प्रोड्यूस करते हैं, और उनका इसका कोई मशीन नहीं है हमारे पास। हम अमेरिकन लोगों को अपनी फैक्ट्री में बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा पात्र रखते हैं, कहते हैं इसमें थूको थूको, तो वो आके थूकते हैं, हम उसको शैशे में पैक करके बेचते हैं। और एक 5 मिलीग्राम का शैशे 10,000 रुपए का मिलता है। मैं पूछा कौन खरीदता है आपका ये सैशे, तब उन्होंने सीरियसली बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं दुनिया में जिनको लार बनना बंद हो जाती है। आपको माहिती है जब कैंसर होता है ना, कैंसर का जब 4th स्टेज शुरू होता है तो मुंह में लार बनना बंद हो जाती है। तो कैंसर पेशेंट कुछ खा नहीं सकता, कुछ भी खिलाओगे उसको वॉमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, क्योंकि लार नहीं है। तो कैंसर पेशेंट ये शैशे खरीदते हैं लार का और मुंह में डालते हैं, और वो एक शैशे 10,000 रुपए का आता है। कितना कॉस्टली है। और ये लार आप फोकट में थूकते रहते हैं अपने देश में, कितना नुकसान कर रहे हैं आप। ये लार थूकने को नहीं है, ये खाने के लिए। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। आपको फिर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी थूकता नहीं। देख लो आप, ये मनुष्य है जो थू 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 अपना भी नुकसान करता है, सारा कचरा कर देता है, सड़क खराब कर देता है, दीवार गंदी कर देता है। अकल नहीं है इस मनुष्य को। आज के बाद कभी किसी को गाली नहीं देना, तू जानवर है, गाली देना तू मनुष्य है, अकल नहीं। जानवरों को तो आपसे ज्यादा अकल है, वो थूकते नहीं है, आप थू थू मचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं आप अपना। इतना पैसा बर्बाद हो रहा, थूक दिया आपने, 10,000 रुपए चला गया। थूकना नहीं, इसको पीना। कैसे पिएंगे? उठते ही पानी पियो। अब इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये है, सुबह उठते ही जब आप पानी पिएंगे सारी लार अंदर चली जाएगी। वो पानी सुबह का पता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, क्योंकि पेट खाली रहता है ना सुबह, तो सीधे पानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। पानी लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करता है। और आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन में मल रहता है, एक्सक्रीटा। तो मल की सफाई जब ये पानी करता है तो आपको प्रेशर आता है और आप टॉयलेट में जाते हैं, 2-3 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि जिनको सुबह 2-3 मिनट में सब फ्रेश होता है, माने पेट साफ होता है, संडास आती है 2-3 मिनट में, उनको लाइफ में कोई रोग नहीं आता। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना। ये तीसरा नियम। कितना पानी पीना? कम से कम 3 गिलास। प्यास नहीं लगती तो पहले 1 गिलास पीना, दूसरे दिन 1.5 गिलास पीना, फिर 2 करना, फिर धीरे धीरे 3 करना। छोटे बच्चों को 1 गिलास, बड़े लोगों को 3 गिलास। और चौथा आयुर्वेद का नियम है, कितना भी गर्मी पड़े, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी नहीं पीना, चिल्ड वाटर कभी नहीं पीना। ठंडा पानी का डेफिनेशन क्या है? हमारे आयुर्वेद में ठंडे पानी का डेफिनेशन है, जो पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वो पानी ठंडा। अर्थात रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीना, फ्रिज का पानी नहीं पीना,
बर्फ डालकर आइस मिक्स करके कभी भी पानी नहीं पीना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है और बर्फ डाला हुआ पानी 4-5 डिग्री का होता है। कभी नहीं पीना, गलती से भी नहीं पीना। तो कौन सा पानी पीना? मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कारण बताता हूं। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, पेट तो गर्म है, पानी तो ठंडा है। अब ठंडा पानी आपने गर्म पेट में डाल दिया तो झगड़ा शुरू होता है ठंडे पानी में और गर्म पेट में। उस झगड़े में क्या होगा? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। मान लीजिए पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पेट और हृदय का कनेक्शन है। हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा होते ही आप ठंडे हो जाएंगे और आप ठंडे होते ही राम नाम सत्य हो जाएंगे। बहुत खतरनाक है ठंडा पानी। और होता क्या है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो पोट जो है ना पानी को गर्म करता है। जब पानी को गर्म करेगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए पानी गर्म करने के लिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? रक्त में से आएगी, खून में से आएगी। तो सारे शरीर का खून पेट में आता है पानी को गर्म करने के लिए। और आपने दिन में 10 बार ठंडा पानी पिया, सारे शरीर का रक्त 10 बार पेट में आएगा, शरीर के दूसरे अंगों को रक्त की कमी आ जाएगी, आप बहुत खतरनाक स्थिति में आ सकते हैं। ब्रेन को अगर 3 मिनट रक्त ना मिले तो ब्रेन डेड हो जाता है। हार्ट को 1 मिनट रक्त की सप्लाई रुके तो हार्ट खत्म हो जाता है। इतना रिस्क मत लीजिए, ठंडा पानी मत लीजिए। और एक रिसर्च हुआ है सारी दुनिया में, वो रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रिसर्च ये है कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो बंद हो जाता है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो ओपन पाइप के जैसा होता है, ऐसा कोई। जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं चिल्ड वाटर, ये बंद हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन अगर बंद हुआ तो सुबह संडास साफ नहीं होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, कोष्ठबद्धता, कब्जियत, और उसमें से 100 डिसीज आएंगे। मत पीना। मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता। अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। आप देखेंगे अमेरिकन लोग क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें आइस क्यूब डालते, फिर पीते। इतना ठंडा पानी पीते। तो अमेरिकन लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन सभी के बंद ज्यादा है। तो सुबह जब वो टॉयलेट रूम में जाते हैं 1-1 घंटे बाहर नहीं आते। और उनको मैं पूछता हूं क्या करते हो टॉयलेट रूम में 1 घंटा? वो कहते हैं हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं न्यूज पेपर? वो कहते हैं संडास नहीं होती, टाइम पास करना पड़ता है, इसलिए न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि जो अमेरिकन टॉयलेट रूम्स होते हैं उसमें लाइब्रेरी क्यों होती है? क्योंकि उनको टाइम पास करना है। और बेचारे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि टॉयलेट पॉट पे बैठ तो जाते हैं लेकिन संडास ही नहीं होता। फिर पूरी ताकत लगाते फिर भी नहीं होता। फिर बेचारे गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं। और ज्यादा तकलीफ होती है ना तब दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, फिर भी नहीं आते। एक अमेरिकन व्यक्ति को मैंने कभी पूछा था कि आपके टॉयलेट रूम में कमोड सीट क्यों बनाते हैं, इंडियन स्टाइल का क्यों नहीं बनाते? तब उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उसने कहा इंडियन स्टाइल के टॉयलेट पॉट पे 5 मिनट बैठ सकते हैं, मुझको 2 घंटे बैठना पड़ता है, इसलिए मैं उसको कमोड सीट कुर्सी की तरह से बना के आराम से बैठ जाता हूं और नॉवेल्स पढ़ता रहता हूं। ये है उनकी समस्या।
और ये जो सीरियस प्रॉब्लम है ना अमेरिका में, वो यूरोप में कितनी सीरियस है कि जब आपको पोट साफ नहीं होगा ना, संडास साफ नहीं होगी, तो आपके सांस में बदबू आने वाली है। अब सांस में बदबू आएगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो च्युइंगम खाते हैं, और एक केमिकल होता है लिस्ट्रीन, वो मुंह में स्प्रे करते रहते हैं क्योंकि सांस की बदबू को रोकना। फिर अगर सांस की बदबू होगी तो पसीने में बदबू आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं। लेकिन मूर्खों के मूर्ख पोट साफ नहीं करते। एक सिंपल काम है, पोट साफ करें, वो ही नहीं होता हमसे, क्योंकि ठंडा पानी चिल्ड वाटर पीते रहते हैं। तो आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कभी नहीं पीना ये ठंडा पानी, नहीं तो आपको भी संडास घर में एक एक तास बैठना पड़ेगा और दुनिया का सारा रिसर्च वही करना पड़ेगा। फिर ये 4 नियम आयुर्वेद के हैं। फिर से दोहरा देता हूं, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना, पानी हमेशा सिप सिप करके पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, और ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना, मिट्टी के घड़े का, नहीं तो ताजा पानी पीना। सर्दियों के दिन में पानी को गर्म करके पी सकते हैं, गुनगुना करके पी सकते हैं। जो लोग ये 4 नियम पालन करें, वात पित्त कफ उनका संतुलित रहेगा, लाइफ डिसीज फ्री रहेगी, और सर्वे भवंतु सुखने का सिद्धांत सत्य सिद्ध हो जाए। 3 बातें और मुझे कहनी है आपसे जो आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि वात जिंदगी में कभी भी खराब नहीं होगा अगर आप ये 4 तो पानी का नियम फॉलो करें। और एक बात और ध्यान रखें, तेल शुद्ध खाएं, शुद्ध तेल खाएं। शुद्ध तेल का मतलब, शुद्ध तेल का मतलब जो तेल आप अपने आंखों के सामने निकलवाते हैं वो तेल शुद्ध खाएं। जैसे आप शेंगदाना का तेल खाते हैं, शेंगदाना लेके जाए, तेल अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाएं। आप नारियल का तेल खाते हैं, नारियल लेके जाएं और तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाएं, ये तेल शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे बाजार में जो तेल आता है, डब्बाबंद तेल आता है, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि बाजार के सभी तेल में मिलावट है। शुद्ध तेल कोई बाजार में नहीं मिलता। आपको मालूम है, बाजार में जितना तेल आप खरीदते हैं उसमें एक तेल मिलाते हैं पामोलिन ऑयल, और ये पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक तेल है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये खाया नहीं जाता, क्योंकि इसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और हमारे बॉडी का अंदर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए पामोलिन ऑयल कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो ऑयल फैट के रूप में जमा होता है, और वो फैट बढ़ा के आपको हार्ट अटैक तक ले जाए। इसलिए बाजार का तेल मत खाइए। फिर कौन सा तेल खाएं? तेल खुद निकलवाइए अपनी आंखों के सामने, वो तेल है, उसमें मिलावट नहीं है, क्योंकि आपने खुद निकलवाया। फिर आप बोलेंगे हम जो तेल खाएंगे वो बहुत घट्ट है, गाढ़ा है। बिल्कुल चिंता मत करिए, तेल में ये जो चिकनाई होती है, गाढ़ापन होता है, इसी में सारा प्रोटीन है। तेल का जो प्रोटीन है ना, वो उसकी चिकनाई में है, घट्टपने में है, गाढ़ेपन में है। तेल में से अगर चिकनाई निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया, प्रोटीन निकल गया तो वो तेल तो पानी से भी ज्यादा खराब, मत खाइए वो तेल। हमारे बाजार में एक तेल आता है जिसको रिफाइंड तेल कहते हैं, और एक डबल रिफाइंड, उसमें सारा चिकनाई निकाल देते हैं। वो तेल बिल्कुल 3rd क्लास है, सबसे बकवास है, मत खाइए उसे। तब बोलेंगे डॉक्टर तो उल्टा बताता है। डॉक्टर तो उल्टा इसलिए बताता है, उसको तेल के बारे में माहिती ही नहीं। ये जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर है ना, इनको तो कुछ माहिती नहीं होती, ये पढ़ते नहीं अपनी पढ़ाई में, ना ये तेल के बारे में पढ़ते हैं, ना भोजन के बारे में पढ़ते हैं। तेल में जो चिकनाई है, वो चिकनाई शरीर को बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये चलेगा नहीं शरीर आपका, ये घुटने जाम हो जाएंगे, सारे फिंगर जॉइंट्स जाम हो जाएंगे। चिकनाई तो चाहिए, अच्छी वाली चाहिए। चिकनाई 2 तरह की होती है, फैट 2 तरह के होते हैं, एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी वाले हैं वो खतरनाक है, हाई डेंसिटी वाले तो अच्छे हैं, और सभी तेल में हाई डेंसिटी वाले फैट हैं, शुद्ध तेल, इसलिए वो खाइए, चिंता मत करिए, कोई अटैक नहीं आने वाला आपको। ये
डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड तेल लाना बंद कर दिया। फिर आप बोलेंगे शुद्ध तेल मिलने के लिए क्या करना, मशीन एक लगा दो। 50,000 रुपए का मशीन आता है तेल निकालने वाला, वो नारियल का भी तेल निकालता है, शेंगा का भी तेल निकालता है, तिल का भी तेल निकालता है, सरसों का भी निकालता है। एक ही मशीन में सब तेल निकल आता है। एक लगाओ फोंडा में, सबके काम आएगा। और वो मशीन 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा स्पेस में लग जाता है आराम से। मशीन कहाँ मिलता है? अपने भारत स्वाभिमान के गुजरात के बहुत सारे कार्यकर्ता वो मशीन बनाते हैं राजकोट में। जब आप बोलोगे वो वहां से भेज देंगे, यहाँ एक मशीन लगा लो, बहुत पुण्य का काम है शुद्ध तेल लोगों को देना। तेल जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, वात के सभी रोग आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। तेल शुद्ध खाइए, ये पहला काम। दूसरा, घी शुद्ध खाइए। घी शुद्ध मतलब गाय के दूध का दही बना के, दही में से ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके जो तूप बनता है वो शुद्ध तूप खाइए। मछली का मत खाइए, मछली का तूप आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया मछली का तूप सिर्फ उन्हें खाना चाहिए जो कुश्ती लड़ते, पहलवानी करते, दंड बैठक लगाते, उनको मछली का तूप खाना चाहिए। बाकी सभी को गाय का तूप खाना चाहिए। शुद्ध गाय का तूप खाइए, लाइफ में कभी भी पित्त की कोई बीमारी नहीं होगी। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का कि शक्कर खाना बंद कर दीजिए, गुड़ खाइए। गुड़ के साथ और एक अच्छी चीज है काकड़ी खाइए। गुड़ और काकड़ी जितना खाएंगे और शक्कर जितना बंद करेंगे, कफ की बीमारी कभी भी नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप चाहें तो आज ही फॉलो करिए उसको। आप में से किसी का भी वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, और आप चाहते हैं कि वेट कम करना है, और वेट कम करने के लिए आप शिकायत कर रहे हैं कि योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा। बहुत लोग मुझे शिकायत करते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। आप सिर्फ इतना करिए, शुगर छोड़ दीजिए, शुगर की कोई चीज मत खाइए, देखिए कितना जल्दी आपका वेट कम होना शुरू होता है। 3 महीने में 15-20 किलो तक वेट कम हो जाएगा। शुगर की सब चीजें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शुगर है जो कफ को विकृत करता है, और कफ की विकृति से वजन बढ़ता है। और शुगर आपको मालूम है चीनी, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है, शुगर में कोई विटामिन नहीं है, ना तो कोई प्रोटीन है ना तो कोई विटामिन है क्या उसमें? सिर्फ स्वाद है और कुछ नहीं। और स्वाद भी इतना खतरनाक है, उसमें सबसे खराब जहर है सल्फर, और शुगर बिना सल्फर के बनता नहीं। और ये सल्फर शरीर में आए तो खतरा ही खतरा है। और वैसे भी शुगर 50 रुपए किलो हो गया, क्यों दिमाग खराब करते हैं खाते? हटाइए ना नर्सरी से। गुड़ ले आइए, गुड़ बहुत मिलता है, गोवा में भी मिलता है, महाराष्ट्र में तो गुड़ ही गुड़ है। कोल्हापुर दुनिया का सबसे बड़ा गुड़ का प्रोडक्शन सेंटर है कोल्हापुर, सांगली, सतारा, इचलकरंजी, ये सब इलाके में गुड़ ही गुड़ है, मंगा लीजिए। और गुड़ जब लाएं तो देख के लाइएगा, गुड़ ज्यादा सफेद ज्यादा पीला नहीं लेना, काला काला लेना। ज्यादा काला हो ज्यादा लाल हो वो गुड़ अच्छा होता है, वो शुद्ध है। ये ज्यादा सफेद गुड़ जो है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है, मत लेना कभी, गलती से भी मत लेना, खराब है, बहुत खराब। तो चीनी हटाइए, गुड़ लाइए, कफ की बीमारी खत्म होगी। दूध गाय का खाइए, पित्त की बीमारी नहीं आएगी। और तेल शुद्ध खाइए, बात नहीं होगा। इतना आसान है डिसीज फ्री होना, निरोगी होना। हम चाहते हैं भारत का हर व्यक्ति रोग मुक्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो वो देश के लिए उपयोगी होगा। जो खुद के लिए काम करेगा, देश के लिए काम करेगा, तब जाकर देश का कुछ भला होगा। और एक आखिरी सजेशन है मेरा, बहुत सीरियस सजेशन है, आपके घर का मीट बदल दीजिए। जो मीट आप खाते हैं ना बाजार से लाके, आयोडीन युक्त, ये खतरनाक है, हटा दीजिए इसे। तो आप बोलेंगे कौन सा मीट खाएं? वो मीट खाइए जिसको सेंधव लवण कहते हैं, वो मीट खाइए जिसको काला नमक कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट।
वो मीट खाइए जो क्यूबिक फॉर्म में आता है, ऐसे डेले डेले जैसा होता है। ये पाउडर वाला मीट मत खाइए, क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, इसमें 2 केमिकल मिलाते हैं। एक केमिकल का नाम है पोटेशियम आयोडेट और दूसरे केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये दोनों ही केमिकल पॉइजन है, जहर, मत खाइए। फिर आप बोलेंगे तो मीट में आयोडीन नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता, सभी मीट में आयोडीन है। ये जो सेंटर मीट होता है इसमें भरपूर आयोडीन है, काला मीट है इसमें भरपूर आयोडीन है। और आप आयोडीन पता है कहां कहां से लेते हैं? हम रात में और सुबह हर दिन दाल खाते हैं। जो शाकाहारी लोग दाल खाते हैं, आधा कटोरी दाल कोई भी खाएगा उसको एक दिन की जरूरत का पूरा आयोडीन मिल जाएगा। दाल में सबसे ज्यादा आयोडीन, भाजी पाला जितना है सब में आयोडीन। तो आयोडीन की कोई कमी हमारे शरीर को नहीं है, इसलिए ये आयोडीन युक्त मीट खाने की जरूरत नहीं। और ये आयोडीन युक्त मीट महंगा भी बहुत है, 12 रुपए किलो। सादा मीट लाएंगे वो बहुत सस्ता है। हमारे घरों में पहले वो मीट आता था ना क्यूबिक फॉर्म का, उसको धोकर सुखाकर हम इस्तेमाल करते थे, वही सबसे अच्छा है। अब आप मुझे पूछेंगे क्यों? मैं आपको संकेत में कहना चाहता हूं, ये जो एल्यूमिनियम सिलिकेट नाम का केमिकल मीट में डाला जाता है, ये नपुंसकता पैदा करता है। ये सबसे खतरनाक केमिकल है। और भारत में पिछले 20-25 वर्षों में नपुंसकता का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि सबके घरों में ये आयोडीन युक्त मीट आ गया। इसका एक्सपेरिमेंट हमने जानवरों पे किया था, पशुओं पे किया था। गाय और मछली को आयोडीन युक्त मीट खिला दो, वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करती। और जैसे ही उसका मीट चेंज करते हैं, उसको सेंधा मीट खिलाना शुरू करते हैं, वो गर्भ धारण कर लेते हैं। हमारे देश में 40% गाय और भैंस इस आयोडीन मीट के कारण नपुंसक हो गई, बांझ हो गई। और फिर परिणाम उसका क्या होता है? वो गर्भ धारण करती नहीं, शेतकरी वो कसाई को बेच देता है, कसाई कत्ल खाने में जाकर काट देता है। इसलिए गाय और मछली जास्ती कट रही हैं इस देश, क्योंकि वो गर्भ धारण नहीं करता। और गर्भ धारण नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है एल्यूमिनियम सिलिकेट जो डाला जाता है आयोडीन युक्त मीट। और मैं आपको एक खराब बात कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी देश में आयोडीन युक्त मीट नहीं बिकता, भारत को छोड़कर। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, फ्रांस में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में। अपने देश में नहीं वो बेचते, यहां बेचा जा रहा है। शायद कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, और वो बड़ा षड्यंत्र यही है कि सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिलाया जाए, थोड़े दिन में भारत की लोक संख्या कम होना शुरू हो और बड़े पैमाने पर विदेशी लोग आकर फिर लूटे इस देश। ये जो आयोडीन युक्त मीट का सवाल है ना, इस पर हम भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। पहले वो मुकदमा हमने लड़ा था मुंबई हाई कोर्ट में, वहां हम जीत गए, सरकार हार गई। अब वो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, थोड़े दिन में उसका फैसला आने वाला है और हमें विश्वास है हम जीतेंगे, सरकार हारेगी। क्योंकि सरकार के पास कोई प्रमाण नहीं है कि भारत के किस व्यक्ति को आयोडीन की कमी है जिसको ये मीट खिला रहे हो। हम में से किसी को आयोडीन की कमी नहीं, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम डेली दाल खाते हैं। जो लोग रोज दाल खाते हैं उनको आयोडीन की कमी कभी नहीं हो सकती। जो रोज भाजी पाला खाते हैं उनको आयोडीन की कमी हो नहीं सकती। और जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको तो कभी भी आयोडीन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन है। हमने सरकार को इस केस के लड़ने के क्रम में ये प्रश्न किया था कि भारत में कितने लक्ष्य लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी है। सरकार अभी तक वो माहिती कोर्ट को नहीं दे पाई। कितने लाख लोग हैं, कितने कोटि लोग हैं जिनको आयोडीन की कमी, अभी तक माहिती कोर्ट में नहीं दिया सरकार ने। 6 साल हो गए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसी को आयोडीन की कमी नहीं इस देश। माहिती कहां से देंगे?
तो आप बोलेंगे ये साजिश क्या हो रही है? ये साजिश एक तो है कि भारत के लोगों का स्वास्थ्य खराब करना, जबरदस्ती आयोडीन युक्त मीट खिला के। दूसरा, 25 पैसे किलो के मीट को 12 रुपए किलो बिकवाना, ये वो साजिश है। मीट तो 25 पैसे किलो में बनता, आयोडीन युक्त करने के नाम पे 12 रुपए किलो बिकता। सब लोग तकलीफ में है उस मीट को खाने। तो मेरी आपको विनम्र विनती है कि आप ये हटा दीजिए अपने घर से। सेंधा मीट लाइए, काला मीट लाइए, वो खाइए, अपने घर को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए। और अगर आप जानवर पालते हैं, गाय और मछली, तो ध्यान दीजिएगा, गाय और मछली को हमेशा सेंधा मीट ही खिलाइए, नहीं तो वो गर्भधारण नहीं करेगी। और 2-3 छोटी छोटी बातें मुझे करनी है। ये तो हुआ स्वास्थ्य के बारे में कि हम स्वस्थ रहें तो क्या क्या करें। अब एक बात मुझे ये कहनी है कि देश को भी स्वस्थ रखना। अपने देश को भी कई बीमारियां हो गई और उन बीमारियों को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे देश की बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आके बाहर वाला ठीक नहीं करेगा। अपने देश को कुछ बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है गरीबी। भारत में गरीबी कितनी है? भारत में 120 कोटि नागरिकों में 84 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 50 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 5 रुपए नहीं खर्च कर सकते। 15 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं इस देश में जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। और 10 कोटि नागरिक इतने गरीब हैं जो एक दिन में 50 पैसे खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी इस देश में। गरीबी कितनी भयंकर है इस देश में, मैंने मेरे जीवन में देखा है। मैंने संपूर्ण भारत का 3 बार प्रवास किया है। 3 लाख किलोमीटर मैं यात्रा कर चुका हूं। मैं एक बार उड़ीसा गया था और उड़ीसा में मैंने देखा गरीबी कितनी है। उड़ीसा में कालाहांडी नाम का एक जिला है। उस कालाहांडी जिले के एक गांव में मेरा व्याख्यान हुआ था। 10 वर्ष पहले की घटना है। मैं जब व्याख्यान देने के लिए उस गांव में गया तो मेरा व्याख्यान सुनने के लिए 3 लोग आए थे। एक मैं था, अपना व्याख्यान सुनने खुद आया था, एक माइक लगाने वाला और एक दरी बिछाने वाला। 3 लोग आए थे। मैंने माइक वाले भाई को कहा कि व्याख्यान किसको देना, यहां तो कोई नहीं आया। तो उसने कहा मैं सामने बैठ जाता हूं, मुझे बोलो, मुझे व्याख्यान दो। मैंने कहा बाकी लोग? तो उसने कहा बाकी लोग तो घर में बैठ के सुनेंगे। मैंने माइक ऐसा सेट किया है कि सबके घर में आवाज जा रही है। मैंने कहा फिर वो सामने आके क्यों नहीं सुनते जो घर में सुन सकते हैं? तब उसने मायूस होकर कहा कि वो आपके सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे अंदाजा लगा कि इतनी गरीबी है इस देश में। मैं उस गांव के सरपंच के घर में गया था गरीबी देखने के लिए। तो सरपंच के घर में 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक झोपड़ा था, टूटा हुआ, उसमें पानी टपकता था जगह जगह से। सरपंच को हमने बाहर बुलाया तो उसकी पत्नी बाहर आई थी। तो मैंने देखा कि वो आई के शरीर पर छोटा सा एक कापड़ था जिसको लपेटा था उसने नीचे, ऊपर तो कोई कापड़ नहीं था और वो नीचे वाला कापड़ भी पर्याप्त नहीं था, पूरा नहीं था। फिर मैंने उसको कहा आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो उसका पति बाहर आया थोड़ी देर में तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कापड़ लपेट कर बाहर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई। और ऐसी गरीबी में भारत के 37 कोटि नागरिक रहते हैं जिनके शरीर पर 2 कापड़ हैं। और इस गरीबी के कारण पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का कहना है कि भारत की गरीबी के कारण दुनिया में औसत गरीबी बढ़ रही है। भारत की गरीबी के कारण संयुक्त राष्ट्र महासंघ हर साल गरीब देशों की एक सूची बनाता है। उस सूची में 88 देश आते हैं, उनमें भारत का नंबर 70वां है, 70th। माने हमसे जास्ती गरीब सिर्फ 18 देश हैं दुनिया, बाकी सब हमसे अमीर है। और हमसे जास्ती गरीब देशों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो हमारा ही हिस्सा है।
इस गरीबी के बारे में बहुत हम लोगों ने अभ्यास किया कि ये क्यों है हमारे देश में। कई बार हमारे देश के कई लोग आपस में बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं, भारत में तो हमेशा से गरीबी रही है। थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका एक लेक्चर हुआ था, उसमें उन्होंने कहा भारत तो हजारों साल से गरीब है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री थे, उनका नाम था पी चिदम्बरम, अभी वो गृह मंत्री हो गए। पी चिदम्बरम के साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था। इंदौर नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां एक न्यूज़पेपर निकलता है, उसका नाम है नई दुनिया। नई दुनिया नाम के न्यूज़पेपर ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और उसके विमोचन समारोह में मैं गया था और चिदम्बरम भी आए थे। चिदम्बरम ने वहां भाषण दिया और 40 मिनट ये कहा भारत हजारों साल से गरीब देश है, भारत हमेशा से गरीबी में डूबा हुआ देश है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चिदम्बरम से एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया उसने। मैंने कहा भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो अंग्रेज इस देश में 250 साल झक मार रहे थे। अगर हजारों साल से गरीब देश है क्यों आए? गरीबों के यहां कोई जाता है क्या? और वो भी 250 साल के लिए। और भारत अगर हजारों साल से गरीब देश है तो पुर्तगाली गोवा में 450 साल झक मारते थे, क्यों आए वहां पे? भारत अगर गरीब देश है, अगर भारत हजारों साल से गरीब है तो फ्रांसीसी क्यों आए इस देश में? भारत अगर हजारों साल से गरीब है तो महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के? तैमूर लंग क्यों आया? अहमद शाह अब्दाली क्यों आया? नादिर शाह क्यों आया? गरीबों के घरों में कोई लूट का मान मिलता है क्या? 1000 साल विदेशी लुटेरे इस देश में आए। अगर ये देश गरीब था तो क्यों आए? और कुछ लुटेरे तो आकर यहीं पर रह गए। 250 साल के लिए तो अंग्रेज रह गए, 450 साल पुर्तगाली रह गए। फिर ये बाबर आया, बाबर के बेटे और उसके बेटे के बेटे 300 साल वो रह गए। तो ये सब मूर्ख थे क्या जो गरीब देश में आते रहे? हम किसी गरीब के घर में जाकर रहते हैं क्या कभी? कैसे कहते हैं कि भारत हजारों साल से गरीब था? और ये चिदम्बरम और मनमोहन सिंह जैसे जो पॉलिटिशियन है ना, ये ऐसा दिमाग खराब कर रहे हैं पूरे देश का। गरीबी हजारों साल से, बेरोजगारी हजारों साल से इस देश में। तो इन लोगों को जवाब देने के लिए हमने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए। उनमें से एक दस्तावेज है जो आपको कभी अभी सुनाता हूं। आस्था चैनल पे वो सब मैं दिखाने वाला हूं थोड़े दिन में। हमारे देश में एक अंग्रेज आया, उसका नाम था थॉमस बेक मैकॉले। 1834 में आया इस देश में। ये वही अधिकारी था जिसने शिक्षण लाया, अंग्रेजी शिक्षण। आप लोग बार बार कहते हैं ना मैकॉले शिक्षण, मैकॉले शिक्षण। मैकॉले शिक्षण लाने वाला जो अधिकारी था उसका नाम था थॉमस बेलिंगटन मैकॉले। पूरा नाम उसका ये था, टीबी मैकॉले। ये 1834 में आया। तो ये भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनकी काउंसिल का मेंबर बन गया। और उस जमाने में हमारे देश में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम था विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग ने इसको कहा मैकॉले को कि तुम पहले भारत को देख कर आओ, घूमो भारत में, सब जगह घूमो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे दिशाओं में घूमो और घूमकर पता करो, फिर मेरे साथ काम करो। उस समय गवर्नर जनरल जो था ना, हाईएस्ट पोस्ट थी। जैसे हम आज किसी को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, 1834 में वही पोस्ट गवर्नर जनरल हुआ करती थी। तो ऐसे समझ लीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री विलियम बेंटिंग, उसकी काउंसिल का कैबिनेट मिनिस्टर थॉमस बेक मैकॉले। तो ये मैकॉले ने कहा ठीक है मैं भारत घूम के आता हूं। तो 1-1.5 साल उसने भारत घूमने में लगाया। उत्तर गया, दक्षिण गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, लौट के आया। उस समय जो राजधानी थी भारत की वो कोलकाता में थी, कलकत्ते में। दिल्ली का राजधानी तो 1911 में बना। 1911 के पहले भारत का राजधानी कलकत्ता में था। तो जब वापस आया तो कोलकाता में एक मीटिंग हुआ। किसका?
गवर्नर जनरल उस मीटिंग में प्रिसाइड कर रहा था और उसके कैबिनेट के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे और मीटिंग का टाइम और डेट 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835 को ये मीटिंग हुआ कैलकाटा। इस मीटिंग में मैकॉले ने भाषण दिया और उस भाषण में उसने कहा, आई हैव सीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री। वो कह रहा है कि मैंने पूरा भारत प्रवास किया, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हर जगह गया, लेकिन एक भी व्यक्ति मैंने भारत में भिखारी नहीं देखा, एक भी व्यक्ति मैंने भारत में चोर नहीं देखा। फिर वो भाषण में आगे कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति भिखारी क्यों नहीं है, क्योंकि सभी के पास धन और संपत्ति भरपूर है, कोई गरीब नहीं, इसलिए भिखारी नहीं, और किसी के पास कमी नहीं है पैसे की, इसलिए चोर नहीं। फिर वो कहता है आगे अपने भाषण में, सच वेल्थ आई हैव सीन इन द हाउसेज ऑफ इंडियन। वो कहता है लोग, भारत के लोगों के घरों में मैंने इतना धन और इतनी संपत्ति देखी है, दैट आई एम मेस्मराइज्ड, मुझे आंखों में चमक पैदा हो गई। फिर वो अपने भाषण में कहता है कि भारत के लोगों के घरों में जब मैं गया तो हर एक घर में मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। फिर वो कहता है कि मैंने भारत के किसी भी व्यक्ति को जब ये पूछा कि आपके घर में सोने के सिक्के कितने हैं, तो हर भारतवासी ने मुझे कहा कि हम सोने के सिक्कों को गिनते नहीं हैं, तौल कर रखते हैं, वेट में रखते हैं, काउंट नहीं करते। क्यों? काउंट कितना करेंगे, इतने ज्यादा है। जब वस्तुएं जरूरत से ज्यादा होती हैं तो काउंट नहीं की जाती। मैं आपके घर में आऊं और ये पूछूं चावल कितने हैं आपके घर में, तो आप कहोगे मूर्ख आदमी है। ये पूछो चावल कितना है घर में, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 100 क्विंटल, किलो में पूछो, क्विंटल में पूछो। तो मैकॉले कहता है कि भारत के लोग बोलते हैं कि किलो में पूछो कितना सोना है हमारे पास। और वो कहता है कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कई देशों में की है। भारत आने से पहले मैं अफ्रीका गया, भारत आने से पहले कई दूसरे देशों में गया। इतनी समृद्धि मैंने किसी देश में नहीं देखी जो भारत में है। तो ये जो था ना विलियम बेंटिक, वो ये कहता है कि तुमने ये जो सब भारत में देखा है, यही बात जाके लंदन में बताना। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, मैकॉले वापस लंदन चला गया। लंदन के पार्लियामेंट में उसने यही स्टेटमेंट रिपीट किया, आई हैव सीन सच वेल्थ इन द कंट्री, मैंने भारत में इतना धन संपत्ति देखा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई एमपीज ने ये सवाल किया कि भारत में इतना धन, इतनी संपत्ति आया कहां से। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी होता था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने कहा कि भारत पिछले 3000 सालों से दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और इतना एक्सपोर्ट कर रहा है 3000 साल से कि सारी दुनिया का सोना भारत में इकट्ठा हो गया। जब ये एक्सपोर्ट की बात आई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो कुछ एमपीज ने पूछा कितना एक्सपोर्ट है भारत का वर्ल्ड मार्केट में, तो उसके स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट पर आए, और वो स्टैटिस्टिक्स हैं कि सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का होता है, वर्ल्ड के टोटल एक्सपोर्ट का। माने $100 का अगर माल बिकता है दुनिया में तो $33 का माल भारत का है। इतना बड़ा एक्सपोर्ट है भारत का। फिर बात आई कि भारत में प्रोडक्शन कितना होता है, तो वो अंग्रेजों के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का वर्ल्ड के टोटल प्रोडक्शन का 43% प्रोडक्शन होता है भारत में। फिर वो कहते हैं कि इनकम कितनी है भारत की, तो वो कहते हैं वर्ल्ड की जो टोटल इनकम है उसका 27% इनकम भारत की। और ये सारी बहस कब हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 1835 में बहस हो रही है, 1835 में, माने आज से 175 वर्ष पहले
भारत दुनिया का सबसे श्रीमंत राष्ट्र था, सबसे समृद्धशाली देश था। अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो कहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में भारत का एक्सपोर्ट 33% है और वर्ल्ड मार्केट में इंग्लैंड का एक्सपोर्ट लेस देन 1% है उस समय 1835, और अमेरिकन एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं था उस समय। ऐसा भारत था 1835 तक। तो फिर आप बोलेंगे गरीबी कैसे आ गई इस देश में। भारत के बारे में और एक जानकारी दूं, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डिबेट हुआ और ये डिबेट के पेपर्स हम लोगों को पहली बार देखने और पढ़ने को मिले, तो हमारी जिज्ञासा हुई कि हम एक्सपोर्ट क्या करते थे ये पता लगा। तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। दुनिया में सब कुछ मिलता है अगर आप में मन में काम करने की तमन्ना हो। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिले इस बात के कि हम 3000 साल वर्ल्ड में कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट करते रहे, सूती कपड़ा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचा दुनिया में, और हमारे जो कपड़ा होता था ना वो प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। भारत का कपड़ा जब जाता था ना बिकने के लिए तो तौल से बिकता था, वेट में बिकता था। अभी कपड़ा बिकता है लेंथ में, पहले बिकता था वेट में। तो भारत का कपड़ा तराजू में रखा जाता था और उसके बराबर वजन का सोना दूसरी तरफ रखा जाता था। हम सोने के बदले में कपड़ा बेचते थे, और 3000 साल हमने कपड़ा बेचा, इतना सोना कमाया कि सारी दुनिया का सोना भारत में आया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया बना। फिर हमने कपड़े के अलावा स्टील बेचा, लोहा बेचा, 3000 साल लोहा बेचा। आपको सुनकर बड़ा गर्व होगा, सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना भारत ने सिखाया। पूरी दुनिया स्टील बनाना सबसे पहले दुनिया में भारत ने सिखाया। ईंट बनाना, ब्रिक्स, सारी दुनिया को हमने सिखाया। ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए जो चूना लगता है वो सारी दुनिया में सबसे पहले हमने बनाया। ये सारा कंट्रीब्यूट किया है भारत ने दुनिया को। और हम ऐसी 200 से ज्यादा वस्तुएं दुनिया के बाजार में बेचते थे, उसके बदले में हमको सोना मिलता था। और वो सोना उस समय एक्सचेंज का सबसे बड़ा मीडियम था। करेंसी चलती नहीं थी, सोने से सब कुछ एक्सचेंज होता था। तो सारे देश का सोना दुनिया का हमारे यहां आ गया, इसलिए भारत सोने की चिड़िया हो गया। एक इंग्लिश हिस्टोरियन हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने एक पुस्तक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 7 वॉल्यूम्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फर्स्ट वॉल्यूम में विलियम डिग्बी ने लिखा कि भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का महासागर है। और उसने लिखा कि सारी दुनिया से नदियों का पानी जैसे बहकर महासागर में जाता है, ऐसे ही सारी दुनिया का सोना बहकर भारत में आता है। और इतना सोना इकट्ठा हुआ इस देश में कि भारत के लोगों ने सोने के मंदिर बनाए। दुनिया में किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। आपको मालूम है कितने? आप कहेंगे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ये अमृतसर का एक स्वर्ण मंदिर है, ऐसे 13,780 स्वर्ण मंदिर हैं इस देश में। अमृतसर का, गुरुवायूर का, कामकोटी कांचीपुरम का, त्रिचिन्नापल्ली का, कोयम्बटूर का, मैसूर में सोने के मंदिर, बेंगलोर में। हमारे भारत में तो सबसे बड़ा सोने का मंदिर तिरुपति बालाजी, सैकड़ों मीट्रिक टन सोना है। उत्तर भारत में जाए तो वैष्णो देवी, सैकड़ों मीट्रिक टन सोना है। ऐसे 13,780 सोने के मंदिर हैं। और मंदिर कोई सोने के कब बनाता है? जब किसी देश और समाज में जरूरत से ज्यादा सोना आता है तब मंदिर बनते हैं। अदरवाइज सोने का इस्तेमाल पहले खुद किया जाता है, बचने पर मंदिर बनाए जाते हैं। ऐसा देश था हमारा। फिर ये गरीब कैसे हुआ? ये गरीब हुआ अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जब ये बहस हुई
कि भारत के पास इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सोना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये तय किया कि ये सारा भारत से इंग्लैंड में लाना है। कैसे लाना? तो विल्बर फोर्स कहता है इसको लाने का सबसे अच्छा तरीका है लूटो, भारत को लूटो। तो लूटना कैसे है? तो वो कहता है एक तो ऑफिशियल लूटो और दूसरा अनऑफिशियल लूटो। ऑफिशियल लूटो, भारत के घरों में जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक और अधिकारी हैं उनकी मदद से सब लूट लूट के लाओ, ये अनऑफिशियल। और ऑफिशियल लूट कैसे करो? तो वो कहता भारत के लोगों पे टैक्स लगा दो, और टैक्स इतने लगा दो कि सारा धन भारत का इंग्लैंड में आ जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे पहला टैक्स लगाया इस देश पर, जिसका नाम रखा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स 1840 में लगा। और इस टैक्स का मतलब पता है क्या था? आप 100 रुपए का उत्पादन करें तो 350 रुपए अंग्रेजों को टैक्स में देना। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति उत्पादन करेगा तो अंग्रेजों को टैक्स देगा, लेकिन उत्पादन के बाद वो सामान को बेचेगा तो बेचने पर भी टैक्स लगा दो। तो अंग्रेजों ने दूसरा टैक्स लगा दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर अंग्रेजों की पार्लियामेंट ने कहा कि भारत का व्यक्ति अगर बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा, तो उसके मुनाफे पर भी टैक्स लगा दो। तो उन्होंने लगाया इनकम टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाएगा और सामान बेचेगा तो एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा, तो सड़क पर से जाएगा तो एक टैक्स और लगा दो उसके लिए, रोड टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई ब्रिज है, पुल है, तो एक टैक्स और लगा दो उसके ऊपर, टोल टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा कि जिस गांव में प्रोडक्शन करता है उस गांव के नाम से टैक्स लगा दो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। फिर अंग्रेजों ने कहा जिस गांव में सामान लेके आ रहा है गांव की एंट्री पे टैक्स लगा दो, ऑक्ट्रॉय। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यक्ति कुछ भी पैदा करेगा, बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट में से वो घर बनाएगा तो घर पर टैक्स लगा दो, हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि कुछ और प्रॉपर्टी बनाएगा घर के अलावा तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो। फिर घर को खरीदने और बेचने का काम करेगा तो स्टाम्प का ड्यूटी लगा दो। ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 टैक्स लगा दिए, 23, और टैक्स लगा के इस देश को लूटना शुरू किया। पहले अनऑफिशियल लूटा, फिर ऑफिशियली लूटा, और इस लूट में अंग्रेजों ने भारत से 300 लाख कोटी रुपए ले लिया। और इस कारण से ये देश गरीब देश हो गया, वरना ये देश गरीब नहीं था। अब होना यह था कि 1840 से ये टैक्स लगना शुरू हुए, 1930 तक आते आते पूरा भारत गरीब हो गया, क्योंकि सारे टैक्स में पैसे चले गए। अंग्रेजों ने भारत के शेतकरी समाज को भी टैक्स लगाया था, 90%। जो प्रोडक्शन होता था उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ता था। और ये सब काम करते थे अंग्रेज इस देश में, ये बोलकर कि हम भारत का डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं, हम भारत को सुखी बनाने के लिए आए हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि हम भारत को लूटने के लिए आए। एग्जैक्टली डेवलपमेंट के नाम पे लूटा उन्होंने इस देश को, और लूट लूट के सारा पैसा लंदन में जमा हुआ, इस कारण भारत गरीब हुआ। फिर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो क्या होना चाहिए था? जिस टैक्स सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, वो टैक्स सिस्टम 1947 में खत्म करना चाहिए था। लेकिन 1947 आजादी के बाद इस देश के काले अंग्रेजों ने जब सरकार संभाली तो उसी टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जिसको अंग्रेज कर रहे थे। हमारे देश में एक भी टैक्स खत्म नहीं किया गया। सेंट्रल एक्साइज अभी भी लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी भी लगता है, इनकम टैक्स अभी भी लगता है, रोड टैक्स अभी भी लगता है, टोल टैक्स अभी भी लगता है।
हाउस टैक्स अभी भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लगता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स अभी भी लगता है। हमारे काले अंग्रेजों ने तो कुछ और ज्यादा टैक्स लगा दिए जो अंग्रेज नहीं लगा पाए। काले अंग्रेज बने हमारे पुराने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। इन्होंने तो एक ऐसा टैक्स लगा दिया, सर्विस टैक्स, जो अंग्रेज भी नहीं सोच पाए कभी जिंदगी में। सर्विस टैक्स लगा दिया। आपको एक माहिती देना चाहता हूं क्योंकि आप सब गोवा के नागरिक हैं। भारत देश में हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी जो है ना वो पंजिम है। सबसे ज्यादा टैक्स जिस एक शहर में लगते हैं वो पंजिम है। पूरे भारत 680 शहर हैं, आप सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं अगर पंजिम और उसके आसपास रहते हैं। अंग्रेज ये सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन लेके जाते थे। ये काले अंग्रेज क्या करते हैं, ये सारा टैक्स इकट्ठा करके स्विस बैंकों में जमा करते हैं। आपको माहिती है हमारे पॉलिटिशियन टैक्स का पैसा लूटते हैं। आप टैक्स देते हैं, पॉलिटिशियन उस पैसे को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? मधु कोड़ा नाम का एक पॉलिटिशियन है इस देश में, महालुटेरा। मुझे कई बार लगता है कि अंग्रेजों की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई मधु कोड़ा, वरना इतना थोड़ी लूट सकता है कोई। वो आदमी 2 साल मुख्यमंत्री रहा झारखंड में, 5,600 कोटी रुपए लूट लिया उसने टैक्स का। 5,600। थोड़े दिन पहले सुखराम नाम का एक पॉलिटिशियन आपने देखा होगा, बड़ा दुखी आदमी, टैक्स का पैसा लूट लूट के बिस्तर के गद्दे के नीचे रखता। जब सीबीआई का रेड पड़ा तो गद्दे के नीचे से 1-1 हजार के नोटों की गड्डियां निकली। पूछा गया ये कहां से आया सुखराम जी? तो उसमें कहा भगवान ने दिया। हाँ, भगवान ऐसा है कि सुखराम को देता है, बाकी सबको दुखी रखता है इस देश का भगवान। और हमारे देश में आपको मालूम है कितने चीफ मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं? 17 से ज्यादा चीफ मिनिस्टरों पे केस चल रहे हैं इस देश में। जयललिता उसमें से एक है। और कोई कमी नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक है। ये सब वो चीफ मिनिस्टर हैं जो लूट रहे हैं देश को और जिनके अगेंस्ट मुकदमे चल रहे हैं। क्योंकि हमारा कानून तंत्र इतना रद्दी है, किसी को फांसी नहीं देता और ये लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं। और कितना लूटते हैं ये पॉलिटिशियंस इस देश को। एक बार राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया देता हूं तो उस गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा बीच में ही लूट के खा जाते हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। हमने कैलकुलेशन किया कि ये 85 पैसा कितना है, तो केंद्र सरकार के लेवल पे जो लूट होती है, राज्य सरकारों के लेवल पे जो लूट होती है, फिर नगर पालिका के लेवल पे जो लूट होती है, फिर ग्राम पंचायत जिला परिषद के लेवल पे जो लूट होती है, सब तरह के लूट के डेटा हमने इकट्ठे किए तो पता चला 1 साल में 17 लाख कोटी रुपए की लूट होती है 1 वर्ष। और लूट लूट कर ये सारा धन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स विदेशी बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। स्विट्जरलैंड की बैंकों में हमारे पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं। हमने स्विट्जरलैंड को एक बार पत्र लिखा था, स्विस गवर्नमेंट को, और उनसे ये पूछा था कि भारत के कितने करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट्स आपके देश में हैं। तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती। क्यों? तो उन्होंने कहा आप भारत की सरकार नहीं है, जब आप सरकार हो जाएंगे तब बताएंगे आप। तो हमने दूसरे तरह से जानकारी निकाली। हमने स्विस गवर्नमेंट को एक पत्र लिखा दोबारा से और उनको ये पूछा कि कितने भारतवासी हैं जो हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं, वो बता दीजिए। तुरंत उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा
94,000 भारतवासी हर साल स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं। फिर हमने कहा कितने भारतवासी हैं जो फ्रीक्वेंटली स्विट्जरलैंड जाते हैं, हर हफ्ते में एक बार, महीने में 3-4 बार, ऐसे कितने हैं? तो उनका 80,000 भारतवासी हैं जो हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड आते हैं। तो ये कौन है? ये वही हैं जिनके अकाउंट्स हैं। वरना हर महीने 4-5 बार स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत क्या है? लोग तो एक बार स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, क्योंकि इतनी सुंदरता नहीं है वहां जो रोज जाके देखे। हाँ, छोटा सा देश है, 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में कार घुस जाती है। हाँ, और जब बर्फ पड़ती है ना तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा भी लगता है। जब बर्फ नहीं होती तो एकदम सूने पहाड़, हरियाली कुछ नहीं है, सब सूने पहाड़, मिट्टी, पत्थर और कुछ। तो बाद में हम लोगों ने जब इस पर सीरियस स्टडी किया तो पता चला स्विस बैंकों में 80,000 पॉलिटिशियंस के बैंक अकाउंट है और इन अकाउंट्स में 72 लाख कोटी रुपए जमा है। लूट का पैसा उन्होंने ले लिया। और एक हमने इंटरेस्टिंग काम किया कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो पैसा है, इसके बारे में जो बैंक चलाने वाले लोग हैं ना, उनको कॉन्टेक्ट किया। उनके यहाँ एक संस्था है, उसका नाम है स्विस बैंकर्स एसोसिएशन। उनको जब संपर्क किया तो उन्होंने हमको एक और माहिती दी। उनका कहना है कि हमारी बैंकों में जो 72 लाख कोटी पॉलिटिशियंस का है, इसके अलावा 70 और देशों की बैंकों में भी है, वो भी पता करो आप। हमें तो मालूम नहीं था, किससे पता करें? तो उन्होंने एक संस्था का नाम बताया, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, एक संस्था का नाम बताया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इनको हमने संपर्क किया तो इन्होंने हमको बताया कि भारत के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का 258 लाख कोटी रुपए विदेशी बैंकों में जमा है। 258 लाख कोटी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों ने 1840 से 1947 माने 160 वर्षों में 300 लाख कोटी रुपए लूटा और इन काले अंग्रेजों ने 63 वर्षों में 258 लाख कोटी लूट लिया। इसका माने ये सब काले अंग्रेजों में गोरे अंग्रेजों की आत्मा ने ही प्रवेश किया, वरना इतना कैसे लूट सकते थे अपने ही देश को? अंग्रेज तो विदेशी थे, लूटने को आए थे, ये तो हमारे ही देश में पैदा हुए हैं, लूट रहे हैं। और इन लूटखोरों के चेहरे आपकी आंखों के सामने हैं। हाँ, गोवा में बहुत लूटे गए पॉलिटिशियन, आप जानते हैं कैसे लूट रहे हैं गोवा को। 15-20 साल पहले जिनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, आज उनकी गोवा में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहां से आया है? लूटा है। कोई माइनिंग में लूट रहा है, कोई कहीं लूट रहा है, कोई टूरिज्म में लूट रहा है, लूटने में सब लगे। और ये सारे देश में यही हाल है। तो क्या किया जाए? गरीबी बढ़ रही है इस भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि गरीबों के विकास के लिए पैसा भेजा जाता है, उसको लूट लेते हैं, खा जाते हैं, गरीबों पे खर्च नहीं हो पाता। और बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास। अगर ऐसे ही चलेगा ये देश तो थोड़े दिन में तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि जितना ये देश लूट गया, अब इसको आगे नहीं लूटने देंगे और जितना लूट कर धन विदेशी बैंकों में जमा कर लिया है, इस धन का एक एक पैसा भारत में वापस लाएंगे और इस देश के विकास के लिए उस पैसे को खर्च करेंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये लूट का पैसा आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये पैसा वापस लाने के 4 रास्ते हैं। हमने बहुत स्टडी किया इस विषय पर, बहुत अभ्यास किया। विदेशी बैंकों में 258 लाख कोटी रुपए जो जमा है, इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि ये 258 लाख कोटी रुपए जो विदेशों में जमा है, ये नेता और अधिकारियों की पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में जमा है। जो भ्रष्ट पुजारी हैं, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स,
उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये पूरा धन 258 लाख कोटी। अगर इस धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें तो ये सारा पैसा वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सभी बैंकों में एक कानून है, वो कानून ये है कि जब तक धन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन जब धन राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है तो वो राष्ट्र की बैंक में ही जमा हो सकता है। ये कानून है। अभी